ठेस कहानी का प्रमुख पात्र सिरचन, जो एक शीतल पाटी अर्थात चटाई और चीक बनाने वाला कारीगर है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार अर्थात बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम लेने वाला समझते थे। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने नहीं जाता था। लोग कहते थे, सिरचन को बुलाकर क्या होगा। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी लिए डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे आएगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो सिरचन को बुला लो। लोग सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर समझते थे, किंतु एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की समारिया बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। लोग कहते, अरे सिरचन भाई, इस पूरे इलाके में अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। एक दिन का समय निकालकर चलो, शहर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है। कहते हैं सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भिजवा देना। फणीश्वरनाथ को आज भी याद है, जब कभी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो वे पहले ही माँ से पूछ लेते, भोग में क्या क्या लगेगा। तब माँ हंसकर कहती, रहने दो, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। एक बार पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को मेरे सामने ही सिरचन ने बेपानी अर्थात बेइज्जत कर दिया था। वह चौधरी के बेटे से बोला, तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर अर्थात थोड़ा सा तरकारी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी कहां से बनाना सीखी है? यह सब बातें सुनकर सिरचन को बुलाने के पहले फणीश्वरनाथ माँ से पूछ लेते थे। सिरचन को अपने दरवाजे पर देखते ही फणीश्वरनाथ की माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी अर्थात चटाई के लिए। सिरचन अपनी पनियाई अर्थात ललचाई जीभ को संभालकर हंसता हुआ बोला, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने अर्थात आराम करने की भी छुट्टी कहां मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर था। फणीश्वरनाथ घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखते। सिरचन एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता। काम करते समय उसकी लगन में जरा भी रुकावट पड़ी कि गेहूं सांप की तरह सिरचन फुफकार उठता और कहता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर था, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला अर्थात तीखापन सिरचन नहीं बर्दाश्त करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। तब सिरचन दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाता। खाने पीने में चिकनाई कम हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर सिरचन उठ खड़ा होता और कहता, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम थे जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। यह दूसरी बात है
कि अब गांव में लोग ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं। बेकाम का काम अर्थात जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलता। सिरचन को बुलाने वाले जानते थे सिरचन बात करने में भी कारगर है। एक बार महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी और बोली, ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? तभी सिरचन मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोला, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी। इस बार फणीश्वरनाथ की सबसे छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे अर्थात पति ने पहले ही मानू की बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया। फणीश्वरनाथ की मां बोली, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे अर्थात गुच्छा डालकर वह चीक बुनने बैठ गया। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में जब ये बात पड़ी तो वह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यह बात सुनते ही मंजली भाभी का मुंह लटक गया। इतने में फणीश्वरनाथ की चाची ने फुसफुसाते हुए कहा, किससे बात कर रही हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। दूसरे दिन सिरचन द्वारा बन रही चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, अर्थात बहुत ही सुंदर 7 रंग के। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने 5 पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला देखकर सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। फणीश्वरनाथ का ध्यान सिरचन पर ही था, जिसे देखते ही फणीश्वरनाथ दौड़कर मां के पास गए और बोले, मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? मां रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। रसोई घर के अंदर से ही बोली, अरे मझली बहू, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? इतने में आंगन में बैठकर काम करता हुआ सिरचन मुंह में चिवड़ा भरकर बोला, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता की तरह। मां की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीते हुए कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस सिरचन की यह बात सुनते ही मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। यह देखकर चाची फणीश्वरनाथ की मां के पास जाकर बोली, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी मां की दुलारी बहू थी। मां तमक कर अर्थात गुस्से से बाहर आई और बोली, सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी अर्थात बात करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। तभी चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची ने अपने कमरे से निकलते हुए सिरचन को पान खाते देखा तो अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची कई कारणों से पहले से ही सिरचन से नाराज रहती थी। चाची ने सोचा गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता और वह झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। चाची का रुख देखते ही फणीश्वर नाथ का कलेजा धड़क उठा और मन ही मन बोले, हो गया सत्यानाश। ऐसा लगा सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए हो। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठकर पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेटकर झोले में रख दिया। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। माँ बोली, जाने दे बेटी मानू, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। फणीश्वर नाथ सिरचन को मनाने उसके घर गए। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर सिरचन कुछ सोच रहा है। फणीश्वर नाथ को देखते ही सिरचन बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। सिरचन की यह बात सुनते ही फणीश्वर नाथ चुपचाप वापस लौट आए। वे समझ गए कलाकार के दिल में ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। फणीश्वर नाथ घर आकर देखे तो बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगा रही थी और बोली, यह भी बेजा अर्थात खराब नहीं दिख रहा, क्यों मानू? यह सुनकर मानो कुछ नहीं बोली, किंतु फणीश्वर नाथ से चुप नहीं रहा गया। वह बोले, चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने फणीश्वर नाथ ही जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय फणीश्वर नाथ ने देखा कि मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर अपने साथ लिए जा रही थी। मन ही मन फणीश्वर नाथ को सिरचन पर गुस्सा आ रहा था। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी कर रहा था, कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर फणीश्वर नाथ दरवाजा बंद कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, सिरचन ने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तभी फणीश्वर नाथ ने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की अर्थात नाराज भरे स्वर में कहा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर फणीश्वर नाथ की ओर देखा और दौड़ता आया। बोला, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है? एक बार देख लूं। फणीश्वर नाथ ने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। तभी खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। तभी गाड़ी चल पड़ी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर अर्थात शर्माते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। फणीश्वर नाथ बंडल को खोलकर देखने लगे। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी
रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम उन्होंने पहली बार देखा। सीख। ठेस इस कहानी के माध्यम से लेखक फणीश्वरनाथ रेणु कलाकार के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला का अभिमान होना चाहिए। उसे स्वाभिमान के मूल्यों को समझते हुए हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। पुनरावर्तन। खेती बाड़ी के कामों में लोगों का सिरचन की गिनती न करना, लोगों का सिरचन को मुफ्तखोर और चटोर समझना, सिरचन की कारीगरी देखकर बड़े बाबुओं द्वारा उसकी खुशामद करना, सिरचन का तन्मयता से काम करना तथा बाधा पड़ते ही क्रोधित होना, फणीश्वरनाथ के घर जाकर मानू दीदी के ससुराल वालों के लिए शीतल पाटी, चीक, पटेर बनाना, सिरचन का कारीगरी के साथ बातों में भी कारगर होना, सिरचन का बेगार पर काम करना, सिरचन की बात सुनते ही मंजली भाभी का मुंह लटकना, पान का बीड़ा देते हुए सिरचन को मानू का समझाना, चाची की बात सुनकर सिरचन का काम छोड़कर चले जाना, स्टेशन पर दौड़कर सिरचन को मानू का सामान देना,